नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की, जो कि आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए शानदार सा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हिंदी का हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे। हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हमने कवर किए हैं। दोस्तों, जो आपके हूबहू क्वेश्चन पिछले वर्ष के कुछ एग्जामों में यूपी पुलिस से संबंधित जो यूपी पीआरबी के द्वारा करवाए गए एग्जाम हैं उनमें पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस श्रृंखला में हम लोग शामिल करेंगे। तो जो भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे प्रश्न हमने एक बुक से उठाए हैं, जिस बुक का नाम है घटना चक्र। सारे के सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहतरीन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 को लिखा है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा विकल्प है जो इसके प्रकार होते हैं। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प होगा। बेहतरीन तरीके से संधि को जानेंगे। शुरुआत करते हैं मित्रों आज की इस क्लास की। साथियों, यदि आपको हिंदी का ये पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ आप लोगों को अनसोल्ड मिलेगा। पीडीएफ का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अनसोल्ड पीडीएफ मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली के बेसिस पर रीजनिंग के जो सुबह क्लासेस चल रही हैं उनके प्रैक्टिस सेट के नोट्स और आपके जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहीं पर आपकी साझा की जाती है। इसके अतिरिक्त आप डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम माफी चाहेंगे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। मित्रों, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों, एक आप लोगों को वाक्य दे रखा है जो कि अशुद्ध वाक्य है, एक वाक्य दे रखा है जो कि साथियों अशुद्ध वाक्य है, और इस वाक्य में बताना है कि इसका शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा। साथियों, कहा गया है मैंने गांव जाना है। तेने मैंने वाले जितने भी शब्द आते हैं याद रखेंगे। अगर देख ले क्वेश्चन में दे दे तेने मैंने, तेने हो या फिर दोस्त मैंने हो, ठीक है, या फिर मुझको हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब भी ऐसे शब्द देखने को मिले वो हमेशा अशुद्ध वर्तनी में गिने जाते हैं। तो दोस्तों बताना है मैंने गांव जाना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं गांव जाना है, मैं गांव बिल्कुल नहीं बनेगा। मुझे गांव जाना है बिल्कुल हो सकता है, हाँ विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, विकल्प नंबर बी हो जाएगा मुझे गांव जाना है। इसके अतिरिक्त सी को देखो, मे को गांव जाना है, मैंने बताया तेने मैंने मे को तेको ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे को गांव जाना है बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरे को गांव तेरे को गांव ये कुछ नहीं चलेगा। सही उत्तर होगा मित्र मुझे गांव जाना है। शुद्ध वर्तनी का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न में कहा गया है आप लोगों से, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। एक बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको MIMP बोलते हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर इसी को बोला जाता है VVIMP। लगा लो जितना भी लगाना चाहो। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि छंद में जो अक्षर प्रयोग होते हैं उन अक्षरों को मित्र क्या कहा जाता है, जल्दी से बता देंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जो छंद में अक्षर होते हैं उन अक्षरों को क्या कहा जाता है। दोस्त याद रखेंगे आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, वर्ड प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, वर्ड प्रयोग होते हैं। इस बात को याद रखेंगे, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। छंद कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगले प्रश्न का उत्तर बता देंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प होगा। मित्र, आप सभी के सामने एक मुहावरा है, लोहा मानना। क्या है साथियों, लोहा मानना एक मुहावरा है, और अच्छा सा क्वेश्चन है, बता देंगे। लोहा मानने का मतलब क्या है, मूर्ख बनाना होता है, प्रभाव मानना होता है, हार मानना होता है, या लाभ होना होता है। दोस्त अगर बात करेंगे लोहा मानने की, लोहा मानने की बात होती है तो सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी प्रभाव मानना। एक आपने प्रचलित मुहावरा सुना होगा, ईद का चांद होना। क्या सुना होगा दोस्त, आप लोगों ने एक बेहतरीन सा प्रचलित मुहावरा सुना होगा, ईद का चांद होना। ईद का चांद क्या होता है दोस्त, ये मुहावरा बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ईद का चांद होना में क्या यूज करेंगे दोस्त, बोलेंगे ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे ही मुहावरे पूछे जाएंगे। ऊंट के मुंह में जीरा होना, जल्दी से बताओ, बता सकते हो ऊंट के मुंह में जीरा होना। तो अधिक खाने वाले व्यक्ति को थोड़ा कम सामान देना, ठीक है, अधिक वाले को कम सामान देना, तो हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, लोहा मानना, प्रभाव मानना। ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन करते चलेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको बता देंगे। रसों का राजा किस रस को माना जाता है, जल्दी से बताएंगे।
रसों का जो राजा होता है मित्रों किसे माना जाता है? आप बोलेंगे सर श्रृंगार रस को। किसको माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। और दोस्तों इसका स्थायी भाव आप लोगों से पूछा जाता है। जो सर श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव क्या होगा ये बता दो। श्रृंगार रस वैसे तो दो प्रकार का होता है, एक जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका बिछड़ते हैं, उसके लिए दो प्रकार का, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन में पूछा है संयोग, माफी चाहेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव होता है मित्र रति, इस बात को याद रखेंगे। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वो रति होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा बताओ? करुण रस का स्थायी भाव पूछेगा तो बताना है सर शोक होगा। क्या होगा? शोक। इस बात को याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगले प्रश्न का उत्तर बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही है। बता देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है आप इस किताब को पढ़े हैं, आप इस किताब को पढ़े हैं, और दोस्तों इसको क्या बताना है? इसमें पीछे लिखा भी गया है कर्मवाच्य। दोस्तों इस वाक्य को क्या बनाना है? कर्मवाच्य बनाना है, यानी कि कर्म के आधार पर। अगर दोस्तों हम बात करते हैं वाच्य की, वाच्य की बात करते हैं तो वाच्य साथियों कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है कृतवाच्य, कृतवाच्य, कृतवाच्य। दूसरा हो जाता है दोस्तों कर्मवाच्य, ठीक है। तीसरा हो जाता है भाववाच्य। क्या हो जाता है? भाववाच्य। भाव हमने बताया है, आप लोगों को याद रखना है भाव के बारे में, जो अपने मन में उत्पन्न होते हैं भाव होते हैं। कर्म याद रखेंगे जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ठीक है। और कृत मतलब कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि सर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बता देंगे साथियों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें आपसे पूछा गया है इसका क्या बताना है साथियों? कर्मवाच्य बनाना है। आप इस किताब को पढ़े हैं तो इसमें कर्म क्या है? सबसे पहले ढूंढो कर्म क्या है, तो बोलेंगे सर कर्म जो है वो हमारा किताब है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? किताब से होना चाहिए। कह रहा है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, क्या यही इसका सही उत्तर होगा? बिल्कुल सही है दोस्त। इस किताब को मतलब कर्म से बन रहा है ना, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्या आपने इस किताब को पढ़ा? ये कर्मवाच्य नहीं है, ये तो कृतवाच्य हो गया। ये कह रहा है यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। क्या ऐसा हो सकता है भैया? यहाँ तो ये क्रिया बदल गई, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है आपने यह किताब पढ़ी, ये भी कर्मवाच्य है, इसको हटा दो। सही उत्तर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। माफी चाहेंगे विकल्प नंबर ए बनेगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगले प्रश्न में बताएंगे, अगले प्रश्न में बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। किसी के द्वारा कहे गए वचनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा चिन्ह होता है? दोस्तों बता देंगे सभी प्यारे दोस्त। जैसे कोई वाक्य है, किसी के कथन है, हम जब कोई कथन लिखते हैं जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कोई चीज पूछी जाती है, जैसे पूछ लिया रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपका जो आदिकाल है वो किस अनुसार है, तो लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से। और जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है उसको ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे ऐसे पूरी बात इसमें लिख देते हैं। तो दोस्तों ये जो चिन्ह होता है, ये वाला जो आप लोगों का चिन्ह होता है इस तरह का, एक 66 होता है, एक 99। इस तरह से आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, या तो ट्रिक होगी इसकी। 66 होता है, एक दोस्त 99 होता है, या इस साइड होता है आपके बाएं हैंड पर 66 और राइट हैंड पर 99। तो इस चिन्ह को प्यारे मित्रों कहा जाता है उद्धृढ़ चिन्ह। क्या कहा जाता है? उद्धृढ़ चिन्ह कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और उद्धृढ़ चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक एकल उद्धृढ़, एक द्वितीय उद्धृढ़, यानी कि डबल उद्धृढ़। यानी कि आपका एक एकल उद्धृढ़, एक दोस्त हो जाएगा डबल उद्धृढ़। डबल उद्धृढ़ का मतलब होता है युगल उद्धृढ़, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसमें बनता है 66, इसमें बनता है 99, डबल हो जाता है, और एकल में 6 और 9 बनता है, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से बनता है, इस तरह से। कोई बात कहनी है ज्यों के तो ऐसे हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अर्धविराम बता देंगे, कोई बता सकता है अर्धविराम कैसा हो जाएगा? अल्पविराम बताएंगे। अल्पविराम क्या होता है? योजक चिन्ह तो आपने देखा होगा, 2 शब्दों को एज इट इज जोड़ने के लिए, दोनों का द्वंद्व समास होता है इसमें, ठीक है, योजक चिन्ह में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? उद्धृढ़ चिन्ह होता है जब ज्यों की तो बातें लिखी जाती हैं। अल्पविराम किस तरह से लिखा जाता है जल्दी से बताओ? क्या अल्पविराम कॉमा होता है? अर्धविराम कैसा कैसा होता है? ऐसा होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है इसका सही उत्तर? लेकिन इसका सही उत्तर बनेगा बी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न का बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प, तो लिखा गया है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का समास बताना है मित्र। चंद्रशेखर का समास यानी कि यहाँ पर विग्रह बताना है। कह रहा है चंद्र है शिखर पर जिसके, विकल्प नंबर 1 ही सही हो जाएगा दोस्त। चंद्र है शिखर के जिस पर, या कह सकते हैं चंद्र है शिखर पर जिसके, तो सही उत्तर बनेगा। इसका मतलब होता है चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात क्या होता है दोस्त? अर्थात होता है भगवान शिव। भगवान शिव के सर पर क्या है? चंद्रमा है, तो भगवान शिव इसका अर्थ हो जाता है। इसके बाद याद रखेंगे
इसमें समास पूछेगा कौन सा है, तो जब देवी देवताओं को समर्पित नाम आ जाते हैं तो दोस्त यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। बहुब्रीहि समास जब भी देवी देवताओं या किसी जो की तो बात को बताना होता है तो यहाँ पर बहुब्रीहि होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी कि एक शब्द बताना है। एक शब्द इसके लिए बता दो। कहा गया जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। क्वेश्चन में कहा है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, क्या कहेंगे? जिसका उत्साह नष्ट हो जाता है दोस्त, उसे कहा जाता है हतोत्साही। क्या कहा जाता है? हतोत्साही। मतलब हत मतलब क्या हो गया? नष्ट, और उत्साहित, तो हतोत्साहित हो जाता है जिसका उत्साह नष्ट हो जाए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर जिज्ञासु की बात करेगा, अगर पूछा जाएगा सर जिज्ञासु क्या होता है, तो क्या आप लोग बता सकते हो? दोस्त बता सकते हो जिज्ञासु किसे कहते हैं? तो बोलेंगे सर जीने की इच्छा रखने वाला। क्या होता है? जीने की इच्छा रखने वाला कौन हो जाता है? जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। जबकि अगर जिज्ञासु पूछेगा तो जीने की इच्छा, जबकि जिज्ञासा पूछेगा तो जीने की इच्छा हो जाएगी। और रखने वाला होगा तो इसमें छोटा ऊ लगा होगा। हर शब्द में जब भी रखने वाला जोड़ा जाएगा तो छोटा ऊ लगा होगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। कह रहा है निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द के दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। कह रहा है उस शब्द को चुने। कह रहा है जो शब्द है, यहां पर एक शब्द दिया है आप लोगों को, जलज। जलज का मित्र अनेकार्थी कौन सा हो जाएगा, ये बता देंगे। जलज का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? तो जलज को अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा दोस्त जल प्लस जा में। किसमें? जल प्लस जा में टूटेगा। और जल का मतलब है पानी, और जा का मतलब है जन्म लेने वाला। क्या लेने वाला? जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला कौन होता है दोस्त? क्या जहाज होता है? बिल्कुल नहीं। जल में जन्म लेने वाला होता है मछली। क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला होता है मछली। तो जलज का क्या हो जाएगा अनेकार्थी? बोलेंगे सर मछली हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जल में कौन जन्म लेता है? आप बोलेंगे दोस्त कमल जन्म लेता है। कमल भी जलज का अनेकार्थी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों आपका मोती भी तो जल में जन्म लेता है। सीपी के मुख में जल में जन्म लेता है तो मोती भी हो जाएगा दोस्त। इसके अतिरिक्त सितार भी हो जाएगा। सितार एक मछली होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सितार भी हो जाएगा। शंख भी मित्र आपका जल में जन्म लेता है। कौन? बोलेंगे शंख। शंख के बारे में सुना है? शंख भी जल में जन्म लेता है। और दोस्त चंद्रमा भी जल में जन्म लेता है। जब चंद्रमा चारु चंद्र की चंचल करने, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। जलज के जो अनेकार्थी होंगे वो कमल हो सकता है, मोती हो सकता है, सितार हो सकता है, शंख हो सकता है और चंद्रमा हो सकता है। इसके साथ साथ मछली तो होगा ही, हमने बता दिया है। इसका सही उत्तर विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में बता देंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्णकालिक क्रिया परिवर्तन के वाक्य को बताता है। क्वेश्चन में पूछा है पूर्णकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा। कह रहा है बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। इसको जोड़ के बनाना है, कौन होगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्त, कह रहा है दोस्त बच्चों ने गृह कार्य किया और उसके बाद वे खेलने लग गए। 2 वाक्य अलग अलग हैं। पूर्णकालिक क्रिया के आधार पर इसको जोड़ देंगे आप लोग। क्या होगा इसका सही उत्तर? कह रहा है बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, लेकिन यहां पर तो कहा है बच्चों ने पहले गृह कार्य किया है उसके बाद वे खेलने लग गए, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। कह रहा है बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। बताओ, गृह कार्य करके खेलने लगे, यही सही उत्तर होगा ना? बोलो, बच्चों ने गृह कार्य किया होगा सर, उसके बाद खेलने लगे होंगे, यही तो है इसमें पूर्णकालिक क्रिया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद कह रहा है बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें और आया है तो ये गलत हो जाएगा। वाक्य एक ही बनाना है, इस बात को याद रखेंगे। सही उत्तर जो बनेगा विकल्प नंबर सी, बच्चों ने गृह कार्य किया वे खेलने लगे, तो इसका पूर्णकालिक क्रिया परिवर्तन जो होगा बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आ जाओ मित्रों। इसका सही उत्तर साथियों बता देंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। कारक चिन्हों के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, तो बता देंगे। जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर, हे प्रभु रक्षा कीजिए, और इसका उत्तर किसका बताना है? केवल और केवल रेखांकित का, इतने इतने से का बताना है, हे प्रभु का। और एक्सक्लामेटरी मार्क यानी कि संबोधन का चिन्ह लगा है। किसका लगा है? संबोधन का। भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसके लिए क्या बनेगा दोस्तों? संबोधन कारक चिन्ह। संबोधन कारक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क, क्या कहते हैं? संबोधन कारक में हे हो अरे आते हैं, ये आ जाते हैं संबोधन में। इस बात को याद रखेंगे। पढ़ते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान में पर नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में प्रदान संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इस तरह से आती है। इसको याद रखेंगे। आगे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे प्रैक्टिस सेट में।
अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका सही उत्तर बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही है। वाक्य परिवर्तन वाला सही है और लिखा गया है आपके सामने बच्चों ने खेला। बच्चों ने खेला तो इसका भविष्य काल बनाना है। ये है हमारा पास्ट यानी कि वर्तमान नहीं है, ये हमारा है भूतकाल, और भूतकाल का क्या बनाना है, भविष्य काल बनाना है। तो बना सकते हैं आप लोग बच्चों ने खेला, बच्चों ने खेल खेला, तो इसका बता देंगे इसका भविष्य काल क्या होगा। आप बोलेंगे सर बच्चे खेल खेलेंगे, बच्चे खेल खेलेंगे, सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी। क्या बनेगा दोस्त, विकल्प नंबर डी बनेगा, बच्चे खेल खेलेंगे। देखो चुके होंगे हो जाएगा भूतकाल दोस्त, ये भूतकाल हो जाएगा, बच्चे खेल चुके होंगे, चुके होंगे नहीं होगा इसका सही उत्तर। खेल रहे हैं वर्तमान काल है, ठीक है, बच्चे खेल खेल चुके हैं, खेल चुके, तो ये तो भविष्य तो है ही नहीं, ये तो भूतकाल सैनियन मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे इसका सही उत्तर, आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आ जाओ, 12 नंबर प्रश्न, एक बेहतरीन सा प्रश्न है, इसका उत्तर बता देंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग है। सही स्त्रीलिंग पूछा है दोस्तों, राजपूत का क्या हो जाएगा, राजपूत का होता है मित्र राजपूतानी, राजपूतानी होता है तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, राजपूतानी होता है तो दोस्त विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। राजपूताई नहीं होगा, राजपूतरीन नहीं होगा और राजपूती नहीं होगा। राजपूत का राजपूतानी जैसे पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कुम्हार का, किसका पूछा जाता है, कुम्हार का पूछा जाता है, तो क्या बोलेंगे सर, कुम्हार का हो जाता है कुम्हारिन। क्या हो जाता है, कुम्हारिन। लोहार का पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहार का क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर लोहारिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है साथियों, तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है, बता सकते हैं, तो बोलेंगे तपस्विनी होता है सर। क्या होता है, तपस्विनी। तो देखो विकल्प नंबर तपस्विनी लिखा है, गलत है, तपस्वी गलत है। तो अब बताओ इनमें से शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तपस्विनी हो जाएगा इसका सही उत्तर, लेकिन शुद्ध वर्तनी क्या है दोस्त, तपस्विनी में दोस्त छोटी ई की मात्रा होती है वा में और बड़ी की मात्रा होती है ना में, तो ये गलत लिखा है, विकल्प नंबर बी सही नहीं होगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दिए गए शब्द में सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। देखो लिखा गया है एक शब्द दिया है तलवार, तलवार का बहुविकल्प बताना है, सॉरी माफी चाहेंगे बहुवचन बताना है, बहुवचन विकल्प कौन सा हो जाएगा। कह रहे तलवार का क्या हो जाएगा, तलवारों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या तलवार होगा तलवार का, बिल्कुल नहीं होगा। तलवार का क्या बनेगा साथी, तलवारें बनेगा, लेकिन देखो इसमें अंक की बिंदी नहीं है विकल्प डी में, इस कारण ये गलत है। तलवारें आपका विकल्प नंबर 1 में आया है, तलवार का क्या हो जाएगा बहुवचन, तलवारें। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे। कह रहा है ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। जब मित्र हम लोग पढ़ते हैं स्वरों को, जब हम लोग स्वर को पढ़ते हैं तो स्वरों में बताया जाता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें एक बताना है, दीर्घ स्वर होता है दोस्त, एक दीर्घ स्वर होता है, ठीक है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर वे स्वर जो छोटे स्वर होते हैं उन्हें ह्रस्व कहते हैं, दीर्घ बड़े स्वर। देखो ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे आ आता है, छोटा आ, छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है और एक री आता है। ये क्या है दोस्त, ये हमारे क्या है दोस्त, याद रखेंगे ह्रस्व स्वर है, छोटा ऊ छोटा ई और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। इसके अतिरिक्त अगर दीर्घ पूछेगा तो आपके जितने भी बचे हैं शेष, जैसे बड़ा आ के साथ में बड़ी ई के साथ में बड़ा ऊ, ठीक है, उसके बाद में ए के बाद में आई के बाद में ओ, ठीक है, ओ के बाद में औ, ठीक है, ये ओ हो जाएगा हमारा, ओ के बाद में हो जाएगा औ। तो ये सारे के सारे मित्र दीर्घ स्वर में आते हैं, जबकि ह्रस्व स्वर में आ उ और री, आ ई उ री क्या हो जाएंगे, ह्रस्व स्वर हो जाएंगे, जबकि दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे, तो बोलेंगे सर दीर्घ स्वर हो जाएंगे शेष बचे हुए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, बड़े ए और हो जाएगा ओ और औ, इस तरह के ये क्या होंगे, दीर्घ होंगे। इस बात को याद रखेंगे। तो किसके प्रकार है मित्र, स्वर के प्रकार हैं, तो विकल्प नंबर 1 सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विकल्प नंबर 1 सही होना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर एक बात याद रख लो, संयुक्त व्यंजन पूछा जाता है। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में हो जाता है एक आपका छा, एक हो जाता है त्रा, एक हो जाता है ज्ञा, ठीक है, इसको बोला जाता है ज्ञा, एक हो जाता है दोस्त स्रा, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ये बनते किस किस से हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे। छा बनता है का और सा से, छा नहीं पढ़ते इसको दोस्तों, पढ़ते हैं कैसा, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इसके बाद त्रा इसको पढ़ते हैं, इसको ये बनता है ता और रा से, किससे बनता है दोस्त, ता और रा से। एक जिया, एक बनता है जा से दोस्त, जा से और इया से, अया से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सा बनता है दोस्त सा से बनता है और रा से बनता है,
किससे? रा से। तो ये बोले जाते हैं संयुक्त व्यंजन। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उत्तर आएगा मित्र संयुक्त व्यंजनों की संख्या होगी 4। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो बोलेंगे सर 52। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है दोस्त इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? क्वेश्चन पूछेगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में ऊष्मा निकलती है, यानी कि गर्मी निकलती है मुख से। तो बोलेंगे सर सबसे पहले आ जाएगा सा, सबसे पहले सा के बाद में पेट चीरा वाला सा, ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा फिर से सा, फिर हो जाएगा हा। तो ऊष्म व्यंजन मित्र अगर पूछे जाएंगे तो ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या आएगी मेरे भाई वो 4 आएगी। ऊष्म व्यंजन पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त एक और पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या पूछा जाता है मेरे भाई? एक अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन अगर पूछ लेगा, अगर अंतस्थ व्यंजन पूछ लेगा तो बता देंगे सर या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। या रा ला वाह ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनमें ऊष्मा निकलती है वे हो जाएंगे आपके ऊष्म व्यंजन। और सा देखो दे रखा है, इनमें से ऊष्म व्यंजन पूछा है, सा दे रखा है। और अंतस्थ पूछेगा जिनमें आपकी जो वायु होगी वो अंदर की ओर जाएगी, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, जिन्हें बोलते हैं या, रा, ला और वाह। अच्छे से याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों कहा है, अगले प्रश्न में कहा गया भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? ये आपका साहित्य से पूछा गया क्वेश्चन है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है भारत दुर्दशा किस भारतीय प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा की अगर मेरे भाई बात आएगी तो सही उत्तर आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? बोलेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के क्या है? लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है? एक लिखा है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। एक अच्छे से याद रखना, चावल तो लिख लो, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ये किसकी रचना है? बोलेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अंधेर नगरी किसकी है? कोई बता सकता है दोस्त? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसकी है? अंधेर नगरी किसकी है? कोई बता सकता है? साहित्य में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न 19 नंबर में बताएंगे। कह रहा है नीचे दिए गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव। चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद तथा पल्लव किसकी रचनाएं हैं? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। विकल्प नंबर 1 में है आप सभी का सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, अज्ञेय के बाद केदारनाथ सिंह और सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान और केदारनाथ सिंह, अज्ञेय और सुभद्रा नंदन पंत। तो बताएंगे दोस्त कि चिदम्बरा पुस्तक किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। चिदम्बरा हो गया, उत्तरा हो गया, कला और बूढ़ा चांद हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी किसकी हैं? ये दोस्त आपकी सुमित्रा नंदन पंत की हैं। इसके अतिरिक्त एक इनकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है ग्राम्या। क्या पूछी जाती है दोस्त? इनकी एक बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली कृति है जिसका नाम है ग्राम्या। ग्राम्या के अंतर्गत एक और, इसके अलावा एक और पूछी जाती है जिसका नाम है दोस्तों लोकायतन। क्या है? लोकायतन। इस बात को भी याद रखेंगे। लोकायतन के बाद एक और पूछी जाती है जिसका नाम है गुंजन। तो ये सारी की सारी जो आकृतियां हैं दोस्त, ये सारी की सारी कृतियां हैं, जो जितनी भी रचनाएं हैं ये किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन आज्ञा की कौन कौन सी रचना है? 1-2 कमेंट में आप बताएंगे। केदारनाथ की एक कमेंट बताएंगे। और सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान वही लेखक है जिन्होंने लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगले प्रश्न में आ जाओ। इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बता देंगे। प्रश्न में हमसे पूछा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रखेंगे खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग जो रचना है वो दोस्त किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और इसके लिए 1983 में दोस्त 1983 में इन्हें क्या मिला था? तो बोलेंगे सभी मेरे भाई कि 1983 में सर इनको खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। एक अलंकार दे रखा है, सबसे प्रचलित अलंकार। सबसे प्रचलित अलंकार है काली घटा का घमंड घटा। और बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर, बहुत सारे मित्र मेरे कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें यमक है या उपमा है, यमक है या उपमा है, या फिर यहीं पर दे देता एक और, यहीं पर दे देता एक और अलंकार, वो पूछ लेता आपसे या तो यमक या तो उपमा। ठीक है, जल्दी से बताओ कौन है? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बात दे रखी है काली घटा और घमंड घटा। घटा घटा का मतलब क्या है? जल्दी से बताओ। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे यमक अलंकार है। क्यों है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यमक अलंकार क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर यमक अलंकार की 2 अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द के।
यमक अलंकार में जब भी एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं उन्हें कहा जाता है यमक अलंकार। एक घटा का मतलब क्या है दोस्त? एक घटा का मतलब है बादल यानी कि मेघमाला। काली घटा इसको कह सकते हैं, एक घटा का अर्थ है हमारा मेघमाला। क्या है? मेघमाला। मेघमाला यानी कि दोस्त इसको ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, बादल। काली घटा यानी कि बादल। और घमंड घटा, घमंड घटा का मतलब क्या है? तो बोलेंगे घटा का एक मतलब है कम हुआ। क्या हुआ है दोस्त? कम हुआ। जब भी एक शब्द के दो अर्थ निकल जाएं वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। दोस्त अगर अतिशयोक्ति पूछेगा तो कई चीजें आपको बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। दोस्त बोलेगा 80 कोस तक बिछे बिछौना। 80 कोस तक बिछे बिछौना तो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। यार 80 कोस तक कई नदियां नहीं पड़ी होगी, 80 कोस तक बिछौना कैसे बिछ सकते हैं? इसका मतलब बढ़ा चढ़ा के बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद हो। रेखांकित शब्दों का बताना है, सही अव्यय का भेद बताना है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। देखो यहां पर एक बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। कौन सा भेद है, कौन सा अव्यय है? जल्दी से बताओ। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, या फिर संबंध बोधक, या फिर निपात? जल्दी से बता देंगे सभी साथ। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। कह रहा दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो बताओ क्या है? दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। पहली बात तो इसमें आप लोग क्या होगा, एक तो निश्चित नहीं है, ये तो निश्चित नहीं है। लेकिन दोस्त इसमें बनेगा क्या? इसमें बनेगा संबंध बोधक। मतलब कोई खड़ा है दरवाजे के बाद। कौन खड़ा है? कोई ना कोई खड़ा है दरवाजे के बाहर, तो क्या बनेगा? संबंध बोधक अव्यय बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। वे जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा के संबंध में दूसरे वाक्य के संबंध को दिखाते हैं उन्हें दोस्तों कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। इस बात को याद रखेंगे। क्या कह रहा है? दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, के बाहर में पूछा गया है। ये देखो डैश लाइन दे रखी है, के बाहर में पूछा, याद रखेंगे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही समान अर्थ वाला शब्द है। सही समान अर्थ वाला शब्द पूछा है और समानार्थी में बताना किसका है? नाश का बताना है। जल्दी से बताएंगे क्या आप सभी को इसका उत्तर पता है? नाश का समानार्थी क्या होता है? नाश का समानार्थी होता है दोस्त तबाही। क्या होता है? विकल्प नंबर 1 तबाही। नाश क्या होता है? तबाही से संबंधित है। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या है? ऊंचाई पर जाना। नवीन का क्या है? नया। उत्थान का क्या है? इसको और बढ़ावा देना। ठीक है, किसी बात को। तो नाश का तबाही हो जाएगा, इसको बता देंगे। कह रहा है 24 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। बताएंगे। कह रहा है उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं। उपसर्ग कहां पर लगते हैं शब्द के? तो बताएंगे उपसर्ग जो होते हैं मित्र वो आरंभ में लगते हैं। देखो मैं बताता हूं कैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं उपसर्ग? जैसे हमने कहा कोई आपके पास हार है, कोई हार है। अगर मैं दोस्त इसमें प्रा उपसर्ग लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? प्रा उपसर्ग, तो ये क्या हो जाता है? प्रहार हो जाता है। यानी कि शब्द के पहले लग गया। हार एक शब्द था, उसके पहले लग गया, आरंभ में लग गया, तो इसने शब्द का अर्थ भी बदल दिया। पहले हार एक माला से था, अब प्रहार मतलब आक्रमण से हो गया, तो शब्द का अर्थ भी बदल दिया और शब्द के पहले लग गए। ये उपसर्ग होते हैं। इसके बाद पूछा जाता है आप लोगों से प्रत्यय। क्या पूछा जाता है? प्रत्यय। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे क्या बता सकते हैं प्रत्यय का? आप लोग एक उदाहरण बता सकते हैं? बताएंगे एक उदाहरण बता सकते हैं? देखो ऐसे बताएंगे प्रत्यय का उदाहरण। आप लोग ऐसे बताएंगे। देखो इसमें देखो हम बताते हैं प्रत्यय का उदाहरण। प्रत्यय का उदाहरण देखो चिकनाहट। जैसे क्या लिखा है? चिकनाहट। चिकनाहट। चिकनाहट में बताओ कौन सा प्रत्यय है? तो देखो एक तो चिकना था, एक क्या था? एक आप लोगों का चिकना था, कोई वस्तु है वो चिकनी है, और प्लस इसमें आहट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? आहट। तो ये बाद में जुड़े हैं। तो प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। आरंभ में जोड़े जाए उपसर्ग। विकल्प नंबर 20 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो एक ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 दे रखा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से नहीं बना है, और हमने अभी हाल बताया कि प्रत्यय कौन होते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो बाद में लास्ट में जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? किसी शब्द के लास्ट में जुड़े होते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। देखो चिकनाहट तो ये बनेगा नहीं क्योंकि हमने बताया ये प्रत्यय है। इसके बाद देखो चांदनी है, खटास है, बखूबी है। चांदनी है, खटास है, बखूबी है, इनमें कौन सा है जो प्रत्यय से नहीं बना है? प्रत्यय से नहीं बना है, जल्दी से बता दो। तो देखो चांद को अगर देखेंगे, चांद अगर अलग से लिखते हैं और इसमें एक प्रत्यय जो जोड़ते हैं नी, तो चांद की रोशनी से हो जाएगा चांदनी। खटास, तो यहां पर खट खटास में जोड़ेंगे तो यहां पर खट हो जाएगा प्लस आस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा खटास, ये भी प्रत्यय से बना है। लेकिन बखूबी को देखेंगे, बखूबी को देखेंगे तो मित्र ये आपका बना है उपसर्ग से। बा प्लस खूबी,
बा प्लस खूबी, इस बात को याद रखेंगे। ये इस तरह से बना गया है, इस तरह से बनाया गया है बा प्लस खूबी। तो ये पहले आया है बा और बा पहले आया है, तो ये क्या है, ये दोस्तों उपसर्ग है, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या है, उपसर्ग है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 में कहा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के सही तद्भव रूप को दर्शाता है। ये दे रखा है आपका तत्सम, इसमें बताना है कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसका तद्भव होगा। तत्सम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होते हैं, मेरे को भी पहले कंफ्यूजन होती थी। तो तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं, इनको बता दो आप लोग। कोई बता सकता है तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं? देखो, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू लिए जाते हैं। संस्कृत से हूबहू लिए जाने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, जबकि तद्भव में संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तद्भव परिवर्तन के तहत बनते हैं। तद्भव कैसे बनते हैं? तो बोलेंगे सर परिवर्तन के तहत बनते हैं। कैसे? परिवर्तन के तहत तद्भव बनते हैं। जबकि संस्कृत के शब्दों का जब एज इट इज प्रयोग कर लिया जाता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर तत्सम होता है। तो कपोत, कपोत का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता देंगे। कपोत का मतलब मित्र क्या होता है? तो बोलेंगे सर कबूतर होता है। क्या होता है? कबूतर होता है। कपोत का मतलब क्या होता है? कबूतर होता है। काम को बता देंगे, इसका क्या बना सकते हैं? इसका बना सकते हैं कर्म, कर्म बना सकते हैं। काज का, काज का बताओ क्या बना सकते हैं? कर्म, काज, काम, जल्दी से बताओ क्या बना सकते हैं इनका सही उत्तर? तो आप बोलेंगे कपोत का अगर पूछा गया है तो कबूतर बता दो। आगे आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न में आओ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में साथियों कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला यानी कि विलोम बताना है। संयोग का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। संयोग का क्या हो जाएगा दोस्त? संयोग का क्या होगा? तो बोलेंगे सर वियोग होगा। क्या होगा? वियोग। मिलन होता है संयोग, जबकि बिछड़ना होता है क्या? वियोग। इस बात को याद रखेंगे। अगर पूछ लेगा सदुपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग दिया है तो इसका अपोजिट यानी विपरीत क्या बनेगा? सदुपयोग बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सदुपयोग किसका बनेगा? तो दुरुपयोग का बन जाएगा। मिलन का क्या होगा? मिलन का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। मिलन का क्या हो जाएगा? अवशेष का बता दो। अवशेष का क्या हो जाएगा? आप लोग इसका बताएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताना है। का निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प क्वेश्चन देखो दिया गया है यहाँ पर उल्लास, उल्लास दिया गया है। जल्दी से बता देंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक संधि का नियम होता है, एक संधि का नियम होता है जब ता और दा, ता और दा के बाद में, ता और दा के बाद में कहीं पर ला आता है तो वह ता और दा किस में बदल जाते हैं? ता और दा ला और ला में बदल जाते हैं। कहने का मतलब है ये अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने ऑफलाइन में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे। तो ये एक नियम होता है। क्वेश्चन में पूछा है उल्लास, उल्लास का बताएंगे क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं पर दा आया है, देखो ला आया है। अगर उल्लास लिखा है, उल्लास लिखा है तो ला किस में टूटेगा? ता में टूटेगा। हमने बताया अभी आपको, ला अगर ता में टूटेगा तो जहां पर ता है वो सही उत्तर होना चाहिए। देखो ये ला आया है, गलत है। ये ला आया है, गलत है। ये भी ला आया है, ये भी गलत है। तो देखो ता से टूटेगा तो देखो विकल्प एक ही बन रहा है, उत प्लस लास। क्या बनेगा? उल्लास का क्या बनेगा? तो बोलेंगे सर उत, उत और प्लस में क्या बन जाएगा? लास्ट, लास बन जाएगा। ठीक है, उत प्लस लास, यही उल्लास का सही उत्तर है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों का, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के सबसे अच्छा विकल्प है। शब्द का सबसे अच्छा विकल्प यानी कि दे रखा है पतन। पतन का मतलब क्या होता है? पतन का मतलब क्या होता है? एक संस्कृत का एक वाक्य है, कह सकते हैं वृक्षम पत्तम पतंती। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर पतन का मतलब क्या होता है। पतन का मतलब क्या पत्ता होता है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल नहीं होगा। क्या पुत्र होता है? नहीं होता है। क्या घर होता है? नहीं होता है। पतन का मतलब होता है गिरना। पत्ता वृक्ष से गिरता है तो पत्ता वृक्षम पतंती ऐसे करके एक संस्कृत में बनता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहा गया जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी, आपने नाम सुना होगा, इनका ये लेखककार रहे हैं। ठीक है, इनका कह रहा है कि रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो बताएंगे सर पद्मावत। रानी पद्मिनी की और यहाँ पर जो राजा थे अजमेर के हमीर सिंह, उनकी कहानी है। जल्दी से बता देंगे पद्मावत। पद्मावत के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना और पूछी जाती है, एक मिनट, इनकी एक रचना और पूछी जाती है, बता सकते हैं आप लोग? रसविलास का बता दो। रसविलास की रचना किसकी है? रसविलास पूछा जाएगा तो बताना है कवि देव की रचना है। रसविलास किसकी है भाई? तो बताना है कवि देव। कवि देव, इनको महाकवि देव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद विज्ञान गीता पूछेगा। सर विज्ञान गीता पूछेगा तो किसकी बताएंगे? तो बताएंगे भाई केशव की। किसकी बताएंगे? केशव की रचना है विज्ञान गीता। इसके अतिरिक्त श्रृंगार लहरी, मोस्ट इंपोर्टेंट, श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत सारे मित्र यहाँ पर कर देते हैं रसखान की।
ठीक है, यार सॉरी माफी चाहेंगे, सूरदास की कर देते हैं, तो श्रृंगार लहरी आपकी जो बनेगी वो जगन्नाथ रत्नाकर की बनेगी। किसकी बनेगी दोस्त? जगन्नाथ रत्नाकर, इस बात को याद रखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जगन्नाथ रत्नाकर की बन जाएगी श्रृंगार रैली। क्या पूछा था? जायसी की रचना क्या हो जाएगी? पद्मावत। रसविलास देव की, विज्ञान गीता केशव की, श्रृंगार लहरी जगन्नाथ रत्नाकर। अगले प्रश्न में बताओ इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है। क्या पूछा है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे लगाते हैं? जल्दी से बताओ। जो सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं भाई, इसमें लिंग का पता कैसे लगाते हैं? जल्दी से बता देंगे, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सर्वनाम का देखो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसने कहा वह काम, वह काम, एक मिनट, वह काम करता है, इस तरह से मैंने लिखा, वह काम करता है। ये क्या है? ये सर्वनाम वाला वाक्य है। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा नाम लिख देता हूं, वह काम करती है। तो बताओ इसमें कैसे पता चला कि वह क्या है? एक ये तो आपके मेल के लिए यूज हुआ है, यानी कि ये पुल्लिंग वाला है, ठीक है, ये पुल्लिंग वाला है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें, और ये स्त्रीलिंग वाला है। तो कैसे पता लगा है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग? वही पूछा है, वही आप लोगों से पूछा है कि सर्वनाम वाले जो वाक्य होते हैं उनमें क्रिया का पता कैसे लगाते हैं। तो देखो यहां पर कह रहा है वह काम करता है। करता क्या है? मतलब यहां पर ये करना से संबंधित है, और करना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। इसके बाद यहां पर देखो वह काम करती है, यहां पर भी करना है, करना क्या है? ये भी क्रिया है। तो सर्वनाम वाले जो वाक्य होते हैं ये सर्वनाम है, इसका याद रखेंगे। वह क्या है? वह सर्वनाम है जब किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कह रहा है वह काम करता है, एक तरफ मेल के लिए, एक काम करती है। तो पता कैसे लगा है सर्वनाम वाले वाक्यों में? पता लगा है दोस्त क्रिया से पता लगा है। एक में करता, एक में करती, तो ये क्या है? दोनों की दोनों क्रियाएं हैं। पता किससे लगा है? क्रिया से। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। अगले प्रश्न में बता दो इसका उत्तर क्या होगा। बेहतरीन सा उत्तर है इसका, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे सही उत्तर क्या रहने वाला है। कह रहा है दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? कौन सी जोड़ी जो है सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो इसको हम बता देते हैं, पक्ष और पाक्षिक, ठीक है दोस्त, पक्ष और पाक्षिक, इस बात को याद रखेंगे। सही जोड़ी पूछी है पक्ष और पाक्षिक, विकल्प नंबर 1 आप लोगों का सही है। क्या हो जाएगा? पक्ष और पाक्षिक, विकल्प नंबर 1 सही है। ये जो है विशेषण शब्द कौन सा है? इसमें क्या पूछा है? विशेषण पूछा है ना। तो पक्ष आपका क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, और विशेषण क्या हो जाएगा? इसका पाक्षिक। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगा मित्र? विशेषण हो जाएगा, अच्छे से याद रखना है। विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है। आज की क्लास साथियों यहीं पर समाप्त होती है। हमने अपठित गद्यांश के क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं, वो किसी दिन एक क्लास में करवा देंगे किस तरह से आते हैं, ठीक है दोस्तों। आज यदि क्लास पसंद आई है, एक बार से सेशन को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट हमने शुरू कर दिए हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपके निरंतर आते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। इसका रिव्यू बताएंगे, क्या ये प्रैक्टिस सेट आगे कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ठीक है दोस्त। आप लोग कमेंट में अपना रिव्यू देंगे और अपना स्कोर भी बता सकते हैं, कितना स्कोर आपका सही रहा है, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।